Am I audible, guys? चल, so last lecture तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यूज किया अलग अलग प्रोसेसेस में, बट उसमें हमारा सिस्टम एक गैस थी, आइडियल गैस इनसाइड द सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन। एक सिस्टम हमने इस तरह से बना रखा था, ठीक है। सो फिजिक्स में भी वैसा ही आप यूज करते हैं, और जितना भी वर्क डन, हीट, डेल्टा यू, डेल्टा एच से रिलेटेड क्वेश्चंस और फिजिक्स में भी आपको मिलते हैं। अब हम बात करेंगे आज थर्मोकेमिस्ट्री की। थर्मोकेमिस्ट्री बेसिकली डील्स विद एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस। एनर्जी चेंजेस, थर्मोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। एनर्जी चेंजेस in chemical reactions. Energy changes in chemical reactions. देखो, सबसे पहली बात है कि रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है ना। तो सिंबॉलिकली तो आप रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, रिएक्टेंट्स गिविंग प्रोडक्ट, ठीक है ना, सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। थर्मोडायनेमिकली हम बोलते हैं कि रिएक्शन टेक्स प्लेस when bonds of the reactants break. Until and unless bonds of the reactants break, प्रोडक्ट के जो बॉन्ड आप दिखाते हो स्ट्रक्चरली, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में हमने सीखा था, तो वो बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि बॉन्ड्स शुड बी ब्रोकन, किसके? रिएक्टेंट्स के। तो एक कोलिजन थियरी हम आगे चल के उसकी भी बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, कि कोलिजन थियरी कहते हैं कि रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है। बट ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, ओनली दोज कोलिजन्स आर कंसीडर्ड एज इफेक्टिव इन विच बॉन्ड्स ब्रेक। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना, कि आपने जो है मान लीजिए बस में आप ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, और बहुत भीड़ है, तो ऐसा होता है ना, थोड़ा बहुत तो टकराते हैं हम एक दूसरे से, तो तब तक नॉर्मल रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आप हल्का सा किसी से टक्कर लग गई आपकी, भाई बस चल रही है, थोड़ा सा ब्रेक लगाया, आप इधर उधर हिल गए, किसी को हल्का सा आपने टक्कर मार दी। बट अगर आपकी टक्कर ऐसी हुई कि उसके 4 दाग टूट गए, तो वो क्या करेगा? वो पलट कर तुम्हारे तोड़ देगा 4। क्या मेरी बात समझ रहे हो? इसको कहते हैं प्रोसेस स्टार्ट होना, रिएक्शन होना। बिकॉज जब ये पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं तो तुम तब डॉक्टर के पास जाओगे, वो भी डॉक्टर के पास जाएगा, नए बॉन्ड्स बनेंगे, प्रोसेस हुआ, रिएक्शन हुआ। तो पॉइंट बड़ा सिंपल है, until and unless we break the bonds of the reactants, reaction will not start, ठीक है। अब इसमें थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करेंगे, तो जो एनर्जी चेंजेस हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको इसमें देखिए, इनिशियली तो हर एक रिएक्शन के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। कई बार एज अ स्टूडेंट लोअर क्लासेस से जब हम पढ़कर आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, मेरे ख्याल से सबको पता है एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब, जिसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब रिएक्शन वेयर एनर्जी इज हीट इज एब्सॉर्ब, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब वेयर हीट इज रिलीज। इतना तो सबको मालूम है, मेरे ख्याल से लोअर क्लासेस से पढ़कर रखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जहां कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, ये रहता है कि वो ये नहीं समझते हैं कि इनिशियली प्रोसेस चाहे एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, इनिशियली दोनों में हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है टू स्टार्ट द प्रोसेस, टू इनिशिएट द प्रोसेस, ठीक है। तो ग्राफ से मैं आपको दिखाऊंगा। मान लीजिए कि ये रिएक्शन हो रही है और मैं ग्राफ बना रहा हूं एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, या फिर यहां पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स करके लिखा हुआ मिलेगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो एक ग्राफ जो बनता है वो ऐसे बनता है कि आपने रिएक्टेंट से शुरू किया और प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से ज्यादा है, आप यहां मैच करा सकते हो इस एनर्जी को ऐसे। लेकिन ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऐसे नहीं जाता, उसको एक बैरियर क्रॉस करना होता है। ठीक है, एक बैरियर क्रॉस करने का मतलब है रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स उसको पहले ब्रेक करने होंगे, ये इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड बैरियर। अनटिल एंड अनलेस रिएक्टेंट जो है वो इस बैरियर को क्रॉस करेगा, रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा सीधे ऐसे चले गए, क्योंकि अगर ऐसे जाते तो जो अगला ग्राफ मैं इसी तरह का बनाऊंगा, आप इसको अलग बना लेना। अगला ग्राफ में क्या है, मान लीजिए रिएक्टेंट यहां और प्रोडक्ट यहां पर है, तब तो तुम ऐसे ही खिसक जाओ, राइट ना। इसका मतलब है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर ऐसा होता तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के रिएक्टेंट्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते नेचर में, तो फिर हम रिएक्शन पढ़ते कैसे। तो पॉइंट ये है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होते, सबसे पहले हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है उस पॉइंट तक जहां रिएक्शन शुरू हो। समझे ना, दो लोगों के बीच में झगड़ा ऐसे नहीं हो जाता है, पहले दोनों को बस में चढ़ाया जाता है जिसमें भीड़ हो, और ड्राइवर को बोल करके सडन ब्रेक लगाई जाती है, तब जाकर झगड़ा चालू होता है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को आप समझने की कोशिश करिए। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, सो रिएक्शन चाहे जैसी हो, आपको इनिशियल फेज में एनर्जी देनी पड़ती है, और उस एनर्जी का नाम होता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या नाम होता है बेटा? इधर भी आपको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही है। अब ये जो गैप है, ये जो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में, ये वो एनर्जी है थर्मोडायनेमिकली जो या तो रिलीज हो रही होगी या एब्जॉर्ब हो रही होगी। बिकॉज प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से इस समय ज्यादा दिख रही है, इसका मतलब है कि यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये ग्राफ एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। और ये जो एनर्जी गैप आपको यहां पर दिख रहा है, इसको अभी मैं आपको समझाऊंगा, इसको हम लोग कई बार एंथैल्पी चेंज करके बुलाते हैं, डेल्टा एच लिखते हैं उसको, दैट इज ग्रेटर देन जीरो हियर। जबकि यहां पर यही एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच लेस देन जीरो है। ठीक है, या आप हीट के टर्म्स में लिखना चाहो तो Q इज ग्रेटर देन जीरो, यहां Q लेस देन जीरो हो गया। आई होप थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही होंगी आपको। और ये जो पॉइंट है इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन नाम से ही पता चलता है ट्रांजिशन हो रहा है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में। ये इसको भी हम लोग यहां पर भी ट्रांजिशन स्टेट, या इसको हम थ्रेशोल्ड बैरियर कहते हैं फ्रॉम द एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू। थ्रेशोल्ड बैरियर बिकॉज अनटिल एंड अनलेस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्रॉस दिस बैरियर रिएक्शन वोंट प्रोसीड। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बेटा? इसको हम लोग लिख देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो मेन बात मैंने आपको अभी बताई कि a reaction takes place when molecules of the reactants collide, but all the collisions are not effective, only those collisions are effective in which bonds are broken. ठीक है, and from energy point of view reaction can be endothermic, reaction can be exothermic। दोनों के ग्राफ समझा दिए, दोनों में एक्टिवेशन एनर्जी दिखा दिया आपको, ये इतना पहले आप कॉपी कर लो।
तुमने लिख लिया बेटा? हटा दें? चल, तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। अब वापस आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं, तो जो रिएक्शन होती है, हीट ऑफ रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब समझने की कोशिश करिए कि जैसे कि हम लोग अभी तक वो गैस वाला सिस्टम लेते थे, अब रिएक्शन वाला सिस्टम हो गया अपना। तो वहां पर हीट हम या तो सप्लाई करते थे या हीट सिस्टम इवॉल्व करता था। वैसे यहां पर भी है, लेकिन अब हम वर्ड यूज करें हीट ऑफ रिएक्शन। आप समझने की कोशिश करना, ये रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए ऐसा लिखा है। अब जो रिएक्शंस हैं या हीट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हम नॉर्मली थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स स्टडी के बेसिस पे हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा लिखते हैं हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Heat of reaction at constant pressure, heat of reaction at constant volume, we represent that this as QP और इसको लिखते हैं QV से। Heat of reaction at constant pressure and heat of reaction at constant volume। और एक और खास बात कि इन दोनों में ही टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। ये अब जैसे पहले हम बात कर लेते हैं हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम की। तो भाई इसमें मान लीजिए कि आपने एक रिजिड वेसल ले लिया और अंदर रिएक्शन चालू करवा दिया आपने, आर गिविंग पी। ठीक है, आर गिविंग पी। अब इसमें अच्छा, इसके इसमें क्या कर सकते हो, मूवेबल पिस्टन ले सकते हो। ऐसे पिस्टन मूव कर रहा है और रिएक्शन अंदर हो रही है, जैसे ही कोई वॉल्यूम चेंज होगा पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा। बात समझ में आई बेटा? अब इस वाले केस में तो बिकॉज जो है वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा है, तो आप जो है W जीरो कर दोगे, राइट ना? W जीरो हो गया। अब जो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलता है? Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W, W जीरो हो गया, तो यानी कि QV इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा U। क्या बात समझ में आई बेटा? QV इज इक्वल टू डेल्टा U। अब इसमें ध्यान से देखने वाली बात है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिर भी डेल्टा U निकल रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि ये कोई एक गैस नहीं है जिसको आपने हीट सप्लाई की थी, ये रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ जो एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं वो बॉन्ड्स ब्रेक होने से और बॉन्ड्स बनने की वजह से आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डेल्टा U है। ठीक है, एक तो ये चीज है। जब इसमें आते हैं, इसमें भी आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दो तो QP इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W लिख देंगे। ठीक है, हाँ। अब ये जो W है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं माइनस P डेल्टा V, राइट ना, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो अगर हम लोग PV इज इक्वल टू NRT लगा दें, ये मानते हुए कि रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस हैं उनमें गैस भी है, क्योंकि अगर सॉलिड और लिक्विड होगा तो वॉल्यूम में कोई खास चेंज नहीं आएगा, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया हुआ था, तो वर्क डन वो नेग्लिजिबल हो जाता है हमारा। लेकिन अगर गैस इन्वॉल्व है तो गैस का ही कंसिडरेशन में लेंगे हम लोग, वॉल्यूम लिक्विड और सॉलिड का उसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है ना? सो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, अगर मैं P डेल्टा V यहां निकालता हूं तो मेरा इसमें पॉसिबिलिटी क्या आ सकता है? मैं एक लिख सकता हूं इसमें NR डेल्टा T, ठीक है, लेकिन हमने कांस्टेंट टेम्परेचर बोल रखा है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, RT डेल्टा N। आप समझ रहे हो इस चीज को? R तो कांस्टेंट है, अच्छा N कैसे वेरी होगा? बड़ा आसान है, जैसे मान लो मैं तुमको दिखाता हूं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग यू 2NH3 गैस। ठीक है ना? अगर मैं परफेक्ट यही वाले मोल्स ले लूं, 1 मोल N2, 3 मोल्स H2 एंड 2 मोल्स NH3, तो इसमें जो डेल्टा N होगा वो बेसिकली प्रोडक्ट में जो गैसेस कंपोनेंट्स है और रिएक्टेंट में जो गैसेस कंपोनेंट्स है उनके मोल्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड दैट इज माइनस 2। तो इसीलिए ज्यादा अच्छा हो इसको हम डेल्टा NG लिख दें। क्या लिख दें बेटा? डेल्टा NG। क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं आपको? क्लियर है बेटा? तो अब इसका मतलब है कि हम लोग यहां पर लिख सकते हैं QP इज इक्वल टू डेल्टा U, इसके बदले क्या लिख देंगे? RT डेल्टा NG। ठीक है, और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर पहले से हम जानते हैं कि इसको एंथैल्पी चेंज बुलाया जाता है। तो बेसिकली डेल्टा H इज इक्वल टू हो गया डेल्टा U RT डेल्टा NG। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। ये रिलेशन भी हो गया डेल्टा H और डेल्टा के बीच में, ये हो गया रिलेशन डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में। आप चाहो तो QP और QV के बीच में भी रिलेशन मेंशन कर सकते हो। QP इज इक्वल टू QV, सेम चीज है ना, ये तो खाली क्या लिख दिया मैंने सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन फ्यूचर में ना रहे, ये भी हमने एक रिलेशन लिख दिया। ये कॉपी कर लो बेटा।
हो गया। चलो, तो ये रिलेशन अपने को क्लियर हो गया। अब जरा एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिएगा बेटा। द डेल्टा एच फॉर द फॉर्मेशन ऑफ the delta H for the formation of NOCl gas. The delta H for the formation of NOCl gas from the gaseous elements. From the gaseous elements is 57 या 51.71 है। ये 51.71 किलोजूल पर मोल at 25 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन कॉपी कर लेना। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन फाइंड डेल्टा यू।
हो पाया बेटा? ओके, वेरी गुड। और कोई? अच्छा एक बात बताओ, एक सेकेंड, मैंने तुम्हें फाइंड आउट क्या करने को बोला है बेटा? डेल्टा यू ना, तो इसका मतलब ये डेल्टा एच दिया होगा स्टार्टिंग में। 2 डेल्टा यू कैसे हो जाएंगे? अगर क्वेश्चन में मैंने फाइंड डेल्टा यू बोला है तो इसको डेल्टा एच लिखना, वो गलती से मेरे ख्याल से क्वेश्चन बोलते समय मैंने सही बोला हुआ है, लिखा वहां गलत था। ठीक है, तो अभी भी वही आंसर आप बोल रहे हो बेटा जो अभी आपने आंसर दिया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड डज नॉट मीन करेक्ट। हाँ, मतलब इनकरेक्ट भी नहीं है। चलो देखो, मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहली बात है कि अपने को रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो पता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, यू नो, आर टी डेल्टा एन जी। ठीक है, अच्छा ये सब चीजें यू नो पर मोल दी होती हैं आपको, ये सब चीजें पर मोल दी होती हैं, याद रखना। तो हम जो डेल्टा एच ये निकाल रहे, समझ लो इट्स लाइक कि आप डेल्टा एच निकाल रहे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl। ठीक है, तो डेल्टा एनजी उसके लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा एनजी हो जाएगा 1 माइनस, सारे गैस है तो कोई टेंशन ही नहीं है, हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, कितना आया? माइनस हाफ। पहली चीज तो ये सही होनी चाहिए। जब आप रिलेशन यूज करेंगे तो रिलेशन ये था, अब लेकिन हमें निकालना है डेल्टा यू, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? डेल्टा एच हाफ, और हमने कुछ गलत तो नहीं करना, आर की वैल्यू बिकॉज ये किलो जूल में हम क्या रख देंगे बेटा? 8.314 अपॉन 1000। टेम्परेचर कितना दिया है बेटा? 25, तो कितना रख देंगे? 298। क्या आप समझ पा रहे हो? 50.47 हमने कुछ गलत तो नहीं लिख लिया बेटा? थोड़ी देर पहले एक बार कंफर्म करो। डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू था, और डब्ल्यू क्या है? माइनस, यहां पर लिखेंगे आर टी डेल्टा एन जी। ये जब यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये प्लस में आएगा। समझे? देखो बेटा, आप में से कोई कंफर्म करो बेटा, यही हमने लिखा है पहले? उसको करेक्ट कर लो बेटा अगर कुछ मिस्टेक हो गई है तो।
हम्म वेरी गुड। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को आ गया। सब्स्टिट्यूट करके 52.95 कुछ शायद आंसर मेरे पास है। तो चलेगा थोड़ा बहुत इधर उधर। चलो हो गया, इसको हटा दें। राइट अनदर क्वेश्चन बेटा। लिखिएगा क्वेश्चन। 1 mole of naphthalene, 1 mole of naphthalene was burnt in O2। नैप्थलीन का फॉर्मूला होता है C10H8। हाँ, so 1 mole of naphthalene was burnt in O2, oxygen gas, at constant volume, to give CO2 and liquid water, to give CO2 and liquid water at 25 degrees Celsius। The heat evolved was found to be 5138.8 kilojoule, 5138.8 kilojoule। Calculate the enthalpy of the reaction, calculate the enthalpy of the reaction। चलो फटाफट करो। इतनी मैं हेल्प आपकी कर देता हूं। इक्वेशन आपको लिख देता हूं। ऑल्दो यूडियोमेट्री जब हमने किया था तो ये चीजों का डिस्कशन वहां पर हम लोगों ने किया था, तो मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चे तो इसको जानते होंगे, बट फिर भी
ये यूडियोमेट्री में हमने कंबशन किया हुआ था, ऑक्सीजन के साथ बर्न करना, CO2 और H2O बनता है। और 25 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए H2O को लिक्विड ले लेंगे। वेरी गुड। और कोई? यस सर, निकाल रहे 2 मिनट सर। सर स्टीमर का फाइबर 38.8 किलो जूल। चलो देखो, बड़ा सिंपल सा है ये। इसमें सबसे पहली चीज आपको जो करनी है, डेल्टा एनजी निकालना है। डेल्टा एनजी के लिए आप क्या क्या हटा दोगे बेटा, ये मतलब ही मैटर ही नहीं करता, ये मैटर ही नहीं करता। यानी एक्चुअली में प्रोडक्ट में 10 और रिएक्टेंट में 12, तो ये बचा -2। ठीक, एक तो ये आपको सही सही कर लेना था। फिर आपको QP इज इक्वल टू
क्यूवी प्लस डेल्टा एनजी आरटी या आरटी डेल्टा एनजी, कुछ भी लगा दो, ये रिलेशन है। अब तुम्हारे पास इन्होंने दिया हुआ था क्यूवी कांस्टेंट वाले, डेल्टा यू एक्चुअली दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5138.8 और यहाँ हो जाएगा ये -2 ही तो है। अच्छा, ये एक और बात कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, ये रिलीज्ड एनर्जी है कि एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है? क्या लिखा हुआ है? इवॉल्व। इसीलिए जब आप इवॉल्व वर्ड बोलते ही जब आप ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, समझ लो माइनस है वो, यानी कि आप न्यूमेरिकली उसको -5138.8 रखोगे। क्या इस बात को आप सब समझ पाए? है ना? ये या तो वो लिख कर देगा तो माइनस बोलेगा, इवॉल्व बोल देगा तो माइनस आपको खुद लिख देना है माइनस। और ये -2 आर की वैल्यू 8.314 जानते हैं, लेकिन किलो जूल होने की वजह से 1000 किलो जूल ही है ना कि जूल में दिया है? नहीं, 1000 डिवाइड कर दो, टेम्परेचर यहाँ 25 है, 298 रख दो, ये आपको निकालना था। एक बार हाथ उठाकर बताइए बेटा, कितने बच्चों ने प्रोसेस सही से यही फॉलो किया? कि ये मिस्टेक, एक तो मिस्टेक ये होती है कि आप जो माइनस लिखा है वो गलती से प्लस लिख जाता है, ठीक? और डेल्टा एनजी ये निकालने में लोग मिस्टेक करते हैं। और दूसरी मिस्टेक ये, यहाँ पर 8.314 को 1000 से डिवाइड नहीं करते। यूनिट्स का बड़ा ख्याल रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि आप यूनिट्स का ध्यान रखें। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं बेटा। अचानक से मान लो उसने किलो कैलोरी दे दी, तब भी तुम जोश में 8.314 रख रहे थे। तो इसका जो फाइनल आंसर आता है 5143.8। माइनस में, हाँ हो गया। चलो अभी आप एक छोटा सा हेडिंग डालिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन को या तो डेल्टा एच लिखेंगे या डेल्टा यू लिखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। ज्यादातर प्रोसेसेस किस पे होते हैं बेटा? कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है ना? जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो सब कांस्टेंट प्रेशर पे ही हो रहे हैं, इसलिए ज्यादातर टाइम तुम्हें हीट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा हुआ मिलेगा? एंथैल्पी चेंज, ठीक है ना? ज्यादातर टाइम तुम्हें डेल्टा एच लिखा हुआ मिलेगा, एंथैल्पी चेंज, बट वो ऑन द स्पॉट आप क्वेश्चन पढ़ के समझ लेना। कुछ नहीं मेंशन्ड है तो मतलब डेल्टा एच की बात कर रहा है वो।
ठीक है, इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन को। इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट लिखिएगा बड़ा, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं जो है हीट ऑफ रिएक्शन, या फिर केमिकल इक्वेशन के, आप ब्रैकेट में लिख देना फॉर केमिकल इक्वेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर केमिकल इक्वेशन, Yes, हीट sir. ऑफ रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन सब उसी में डाल दो। पहला पॉइंट लिखिएगा बड़ा, इन अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन, in a thermochemical equation the physical states must be written, physical states must be written। जैसे मान लीजिए CaCO3 सॉलिड लिखा हुआ है, CaO सॉलिड लिखा हुआ है, CO2 गैस लिखा हुआ है, फिजिकल स्टेट जरूर लिखना है, ठीक है, फिजिकल स्टेट जरूरी है यहाँ पर, बिकॉज अगर फिजिकल स्टेट नहीं दिया होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू राइट डेल्टा एनजी, ठीक है ना। सो रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे आप। यहाँ पर NaNO3 सॉलिड गिविंग यू NaNO2 सॉलिड प्लस हाफ O2। इस पॉपुलर रिएक्शन से जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, PCl5 गैस गिविंग यू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, फिजिकल स्टेट जरूरी है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, if we reverse the thermochemical equation, if we reverse the thermochemical equation, the sign of delta H will change. If we reverse the thermochemical equation, the sign of delta H will change. जैसे मान लीजिए कि मैंने एक इक्वेशन लिखी, A गैस प्लस B सॉलिड गिविंग यू C गैस प्लस D गैस, ये लिखा हुआ है। इसके लिए डेल्टा H मान लीजिए कि कुछ यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं लेट अस से 90 किलो जूल, ठीक है ना। सो अगर तुमसे कोई पूछ लेगा C गैस प्लस D गैस गिविंग यू A गैस प्लस B सॉलिड, इसके लिए डेल्टा H कितना होगा, व्हाट विल बी योर आंसर, -90 किलो जूल। ये आपने अभी भी लिखा, ठीक है। रिएक्शन अगर पलट दोगे तो डेल्टा H का साइन बदल जाएगा। अगला लिखिए बेटा, if we multiply, third point, if we multiply a thermochemical equation, if we multiply a thermochemical equation by a factor K, by a factor K,
then we have to multiply this K with delta H also. देखो, जैसे कि मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, हाफ N2 प्लस 3/2H2 गिविंग यू NH3, ये दिया हुआ है। ठीक, इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू कुछ लिखी हुई है। मान लीजिए इसकी डेल्टा H की वैल्यू दी हुई है -x। ठीक है, इसकी वैल्यू -x दी हुई है। तो अगर इसकी वैल्यू -h दी हुई है और आपसे वो पूछ ले कि आप N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग यू 2NH3 गैस, इसके लिए डेल्टा H बताओ, तो आंसर क्या होगा? -2x। बिल्कुल सही। माइनस और प्लस तो केवल इसलिए लिखा जाता है कि हीट इवॉल्व हुई है कि एब्जॉर्ब हुई है, बाकी मैग्नीट्यूड का खेल होता है। यहां पर ये जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। याद आ रहा है कुछ? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये मास डिपेंडेंट है। तो अगर आपने अमाउंट बढ़ाया तो फिर डेल्टा एच भी रिएक्शन का अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। इसको भी नोट कर लो बेटा। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बेटा। If we add two thermochemical reactions, then for final equation, we have to add delta H also. We have to add delta H also. देखो, जैसे मान लीजिए लिखा है A प्लस बी गिविंग सी, C प्लस 2D गिविंग 3E प्लस F, और तुम्हें उसने इसके लिए मान लीजिए डेल्टा H दिया हुआ है X, इसके लिए डेल्टा H लेट अस से Y दिया है, और तुम्हें जो पूछा है वो पूछा है A प्लस बी प्लस 2D गिविंग यू 3E प्लस F, इसके लिए डेल्टा H बताओ। ठीक, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेन लेवल पे बनते रहते हैं, जिसमें देखो हम लोग अभी एक जगह पॉइंट्स लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में वो बताएगा नहीं कि आपको किस जगह की कॉन्सेप्ट यूज करके आंसर निकालना है। कोई भी रिएक्शन, कैसी भी हीट ऑफ रिएक्शन दी हो, आप केवल इतना पता कर लेना कि क्या जो हमारे लिए डेल्टा एच पूछा है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से तो नहीं आ रही है, बस उतना कर लेना है, आपको आंसर आ जाएगा। बताइए ये इक्वेशन इन दोनों का क्या कर दें? एडिशन। तो ये डेल्टा एच हो जाएगा x प्लस y, दैट्स इट।
चलो, तो मेरे ख्याल से ये फ्यूचर में आप जरूर यूज कर पाओगे। इसको हटा देते हैं, अब मेन कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, फिर इन सब पॉइंट्स को उसमें हम साथ में यूज करेंगे। सबसे पहला, या आप पहले तो एक हेडिंग डाल दो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। पहला लिखिएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन, या फिर इसको हम लोग कई बार एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोल देते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसका डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले बेटा। इट इज डिफाइंड एज enthalpy change. It is defined as enthalpy change taking place during the formation of 1 mole of substance from its constituent element. From 1 mole of substance from its constituent elements. ठीक है, ये डेफिनेशन आपने लिखी, और एक और टर्म यहां पर लिखेंगे, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, एक्चुअली ज्यादातर टाइम आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसका भी जरा एक बार डेफिनेशन लिख लो बेटा। इट इज द एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस, ये विद इन फर्स्ट है, पहले के अंडर ही सब कुछ चल रहा है। इट इज द एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस during the formation of 1 mole of the substance, 1 mole of the substance from its constituent elements, in standard state. In standard state. अब अगला क्वेश्चन यहां पर क्या आता है, व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट? व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट? इसमें लिखिएगा, it is the natural state of this substance
It is the natural state of the substance at यहां पर हम लिखेंगे 1 बार, 1 ATM भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, एंड एनी टेम्परेचर, ठीक है, 1 बार या फिर 1 ATM बोल दो, एंड एनी टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर के बारे में कुछ दिया नहीं है, वी मे एज्यूम 25 डिग्री सेल्सियस। Natural state of the substance at 1 ATM and 25 degrees Celsius. अभी सब क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल्टा HF ऐसे, और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H0F। डेल्टा H0F या डेल्टा HF0 बोल दो। ये हो गया बेटा? यस सर। अब वापस डेफिनेशन जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना बेटा, अगर हमने जो डेफिनेशन लिखी उसको यूज करें तो मान लीजिए कि आपको डेल्टा H0F या डेल्टा HF0 चाहिए फॉर CO2, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कार्बन प्लस O2, कार्बन प्लस O2 गिविंग यू CO2। अब ये कार्बन स्टैंडर्ड जब हम स्टेट बोलेंगे तो ये सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस लिख देंगे। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो डेल्टा H आएगा उसी को नाम दे देंगे डेल्टा HF0 फॉर CO2, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज द एंथैल्पी चेंज taking place during the formation of 1 mole of substance from its constituent elements। तो CO2 के constituent elements क्या क्या हैं? कार्बन सॉलिड एंड O2 गैस। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? यस सर। सबने इतना लिख लिया बेटा? अब आप एक बात ये सुनो कि हम लोग पहले से जानते हैं बेटा, वी आर अवेयर ऑफ दिस पॉइंट कि एंथैल्पी जो है वो एब्सोल्यूट मैनर में हम नहीं निकाल सकते। किसी भी सब्सटेंस का एंथैल्पी हम एब्सोल्यूट मैनर में नहीं निकालते, ठीक? तो करें क्या? तो कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं बेटा, कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं। एक्चुअली में
जो एंथैल्पीज हैं एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड स्टेट में उनको जीरो एज्यूम कर लिया गया, फिर उनके रिस्पेक्ट में एंथैल्पी वैल्यूज दूसरे सब्सटेंसेस की निकाल ली गई। ठीक है, थ्रू आउट हम जब थर्मोकेमिस्ट्री में डील करते हैं तो हम यही यूज करते रहते हैं। ठीक है ना। सो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से एलिमेंट जो आपको पता होने चाहिए जिनकी एंथैल्पी वैल्यूज को हम जीरो लेंगे सॉल्विंग के टाइम पर। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लो कि सिंस वी नो absolute value of enthalpy, absolute value of enthalpy cannot be found. Absolute value of enthalpy cannot be found. Enthalpy values of pure elements, enthalpy values of pure elements have been assumed as zero. Have been assumed as zero. And enthalpy values of other substances are found. Enthalpy values of other substances are found with respect to pure elements. नीचे लिखना व्हाट इज प्योर एलिमेंट। Element at standard state said to be pure element. Element at standard state is said to be pure element. चलो अब देखो, बिकॉज आपको कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में, हम लिस्ट वो जरूर लिखेंगे जिससे अपने को जिसको यूज करना है बेसिकली थ्रू आउट। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हम थ्रू आउट यूज करते हैं वो है कार्बन। तो कार्बन सॉलिड तो समझ में आ रहा है, लेकिन कार्बन के तो अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है ना। हमने ग्रेफाइट के बारे में डिस्कशन किया था, हमने डायमंड के बारे में बात किया था, फुलरीन के बारे में, वहां शायद मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सो वो वक्त अभी आ गया है। कार्बन के लिए हम जो ग्रेफाइट है उसको स्टैंडर्ड एलिमेंट मानते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट इज एक्चुअली थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ठीक है, तो कार्बन के लिए आप लिख देना ग्रेफाइट। तो अगर कहीं पर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम एंथैल्पी वैल्यू कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट में कितना ले लोगे? जीरो। ठीक है, तो ये कार्बन लिख लो। आगे नेक्स्ट लिखिएगा बड़ा इसमें सल्फर। सल्फर की भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, रोम्बिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर है। आगे चलकर सॉलिड स्टेट नाम का एक चैप्टर आएगा, उसमें हम इसकी बात करेंगे थोड़ी बहुत। अभी के लिए केवल इतना लिख लो, सल्फर का कौन सा एलोट्रोपिक फॉर्म है जिसके लिए हम जीरो लेते हैं? रोम्बिक सल्फर। ठीक है, रोम्बिक सल्फर। देखो अब आते हैं तीसरा, ये इसलिए इसको स्टार मार्क करके रख लेना
ये इसलिए इंपॉर्टेंट है या अलग से पता होना चाहिए। फॉस्फोरस इज द ओनली एग्जाम्पल यहाँ पर जिसमें ऐसे एलोट्रोपिक फॉर्म को हम जीरो मानते हैं जो कि इवन मोर रिएक्टिव है, लेस स्टेबल है, ठीक, फॉस्फोरस में, तो उसको कहते हैं व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस के लिए हम यहां पर 0 लेते हैं एंथैल्पी वैल्यू। ठीक है, फॉस्फोरस रेड भी लिखा हुआ मिलेगा एलोट्रोपिक फॉर्म, फॉस्फोरस ब्लैक भी लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, ठीक है, Yes, sir. उनके लिए नॉन जीरो। ये सल्फर की बात भी कर ली, फास्फोरस की बात भी कर ली हमने। अब बात कर लेते हैं हेलोजेंस, बड़े पॉपुलर एग्जांपल्स हैं हेलोजेंस में। आप लिखिएगा F2 गैस, Cl2 गैस, Br2 ध्यान देना लिक्विड, I2 ध्यान दीजिएगा सॉलिड। ठीक, ये हेलोजेंस जो हमको पढ़ने हैं उनके लिए है। ओके, अब इसमें जैसे कि मैं तुम्हें मेटल्स के लिए बोलूं, तो मेटल्स तो यूजुअली हम सॉलिड लेंगे, राइट ना। जैसे कि मान लीजिए कि Fe आयरन दिया है, सॉलिड लेंगे, उसके लिए हम एंथैल्पी 0 लेंगे, ठीक है। और कॉपर ले लिया, हाँ, कुछ जैसे मान लीजिए मरकुरी है, वो लिक्विड वाला लेंगे। इस तरह से भी आप लिख लो मेटल्स के लिए। फिर जो और भी हैं जैसे H2 गैस है, ठीक है, O2 के, अच्छा ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन याद रखना, उसके लिए O3 भी है, उसका एलोट्रोपिक फॉर्म की बात, एलिमेंटल स्टेट की बात करेंगे तो, लेकिन हम लोग यहाँ पर O2 को कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये हो गया, H2 गैस के लिए भी लिख लो, O2 गैस के लिए भी लिख लो, एंथैल्पी वैल्यू इनका 0 लेकर चलेंगे। देखो, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, सबके लिए 1 बार एनी टेम्परेचर, 1 बार एनी टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि डिसॉल्व्ड स्टेट हुआ, ठीक है, अक्सर एक्वस भी लिखा होगा, तो वहां कॉन्सेंट्रेशन भी मेंशन करनी होती है, तो उसको 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं। अगर एक्वस दिया हुआ है 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, 1 बार एनी टेम्परेचर। हर एक पॉइंट लिखते चलना बेटा। हो गया। Yes, sir. अब आप इसको ऐसे देखो, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा कार्बन, ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिविंग
CO2 गैस। इस सब्सटेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है ना, मतलब लेना देना फिजिकल स्टेट की बात कर रहा हूं। तो इसके लिए मैं डेल्टा एच रिएक्शन लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच है क्या बेसिकली, एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज, थोड़ा चेंज पे ज्यादा ध्यान दो। तो एंथैल्पी चेंज क्या है, एंथैल्पी चेंज इज एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि मैं यहां पर लिख दूंगा एंथैल्पी ऑफ CO2 गैस माइनस एंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट माइनस एंथैल्पी ऑफ O2 गैस। ठीक है। अब ये जो एंथैल्पी वैल्यूज, अब मैं मतलब एंथैल्पी के टर्म्स में आपने लिखा, अब मैं अगर आपको बोलूं कि बेटा ऐसा करो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज लिखते हैं, डेल्टा एच नॉट लिखते हैं रिएक्शन के लिए, तो ये क्या होगा, तो मैं सब जगह नॉट लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा H0 CO2 गैस माइनस H0 ग्रेफाइट माइनस H0 O2। ध्यान देना चीजों को, हाँ ऐसे लाइटली मत लेना, नहीं तो सब फिर बाद में आप नहीं कर पाओगे चीजें। अब ये इनमें से क्या हम जीरो ले सकते हैं, बता सकते हो? अगर आप तुम ध्यान से चीजों को नोटिस करोगे इधर, तो ये जीरो ले सकते हैं, ये जीरो ले सकते हैं, इसको जीरो नहीं ले सकते हैं। अभी हमने लिखा है बेटा, स्टैंडर्ड स्टेट पे एलिमेंट का एंथैल्पी वैल्यू जीरो लेते हैं, और मैंने बता भी दिया कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिनके लिए जीरो नाम के साथ लिखाया है, चेक करिए। ऐसे ही तुमने ये 0 0 किया, एक स्टैंडर्ड चीज आने वाली है, ध्यान से देखिएगा, उसको फ्यूचर में यूज करेंगे। ये डेल्टा एच रिएक्शन किसके लिए है, इसके लिए है। ये रिएक्शन किस चीज के लिए लिखी गई है, ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए लिखी गई है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो एक्चुअली में ये जो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन है, ये एक्चुअली में है डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ CO2। क्या ये बात समझ में आई? अब इस पूरे एनालिसिस का कंक्लूजन क्या है, इस पूरे एनालिसिस का कंक्लूजन ये है कि हम किसी सब्सटेंस के लिए, ये कंपाउंड है CO2, हम उसके लिए H की वैल्यू निकाल नहीं सकते, लेकिन इस एनालिसिस से पता चला कि वो जो स्टैंडर्ड स्टेट पे उस सब्सटेंस की एंथैल्पी है, वो एक्चुअली हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर है। तो फ्यूचर के लिए ये जनरलाइजेशन ये हम नोट करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि एंथैल्पी ऑफ एनी सब्सटेंस, अभी केवल एलिमेंट की बात कर रहे थे, अब हम जनरलाइज कर रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ एनी सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड स्टेट विल बी आइदर जीरो if it is element, pure element, or it will be its heat of formation। क्या बात समझ में आई? सामने चीज लिखी है बेटा, उसी को कंक्लूजन के फॉर्म में बता रहा हूं। मैंने बोला है एंथैल्पी वैल्यू, जो कि जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमने बोल रखा था नहीं निकाल सकते, एंथैल्पी वैल्यू ऑफ एनी सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड स्टेट विल बी आइदर जीरो अगर वो प्योर एलिमेंट है, और इट विल बी इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन, उसी का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? इसको हटा दें बेटा, हो गया।
हो गया? हाँ, अब एक थोड़ा सा इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिख लें, फिर मैं आपको एक ब्रेक देता हूं। देखो, फ्यूचर में कोई भी रिएक्शन दी हो, जनरलाइज वे में लिख लेते हैं। A moles of A reacting with B moles of B giving you C moles of C, D moles of D। कोई भी रिएक्शन हो गई है ना, जनरल वे में लिख दिया। इसके लिए डेल्टा H रिएक्शन निकालना है स्टैंडर्ड स्टेट में, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे C टाइम्स H नॉट ऑफ C प्लस D टाइम्स H नॉट ऑफ D, ये स्मॉल d कोफिशिएंट है और कैपिटल D सब्सटेंस है, माइनस A टाइम्स H नॉट ऑफ A माइनस B टाइम्स H नॉट ऑफ B। क्या ये समझ में आया बेटा कैसे लिख दिया? क्योंकि एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ये होता है एंथैल्पी ऑफ, उल्टा लिख दिया मैंने, क्योंकि ये बेसिकली आया कहां से? एंथैल्पी प्रोडक्ट्स का माइनस रिएक्टेंट्स का, उसी को बस हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो कोफिशिएंट क्यों मल्टीप्लाई किए? बिकॉज ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है एंथैल्पी। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? अब फ्यूचर के लिए आप केवल ये चेक करना कि कोई सब्सटेंस यहां जो दिया है वो प्योर एलिमेंट तो नहीं दिया है। ग्रेफाइट दिया हो, सल्फर में रोम्बिक सल्फर दिया हो, O2 गैस दिया हो, ये सब अगर दिया है तो वो जीरो कर देना है, वरना यही हम लोग क्या लिख देंगे? C टाइम्स डेल्टा H नॉट F ऑफ C प्लस D टाइम्स डेल्टा H नॉट F या HF नॉट ऑफ D माइनस A टाइम्स डेल्टा H नॉट F ऑफ A माइनस B टाइम्स डेल्टा H नॉट ऑफ F, डेल्टा H नॉट F ऑफ B। क्या ये समझ में आया बेटा? अभी कंक्लूजन जो हम लोगों ने निकाला था कि एंथैल्पी ऑफ एनी सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड स्टेट विल बी आइदर जीरो इफ इट इज प्योर एलिमेंट और इट्स स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में सब लिख दिया। तो एग्जाम में आपको सब्सटेंसेस का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया होता है, ये एग्जाम में दिया होता है। अगर वह प्योर एलिमेंट है तो नहीं देगा क्योंकि वो जीरो होता है, बाकी सब दिया होगा। और किसी भी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज पूछ सकता है। क्या फॉर्मेट समझ में आया बड़ा क्वेश्चन का? यस सर। चल, तो ये हम लोगों ने कर लिया है। अब तुम लोग जब ब्रेक से वापस आओगे तो इसमें जो दूसरी हीट ऑफ रिएक्शंस हैं उनको पढ़ेंगे और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बट उसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन का बार बार यूज करेंगे। ठीक है, चलो। सो अभी आप एक ब्रेक ले लो।